ये है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 11 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस चैप्टर में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है? 1914 से 1918 तक 4 साल ये वॉर हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी कहते हैं, ग्रेट वॉर भी कहते हैं और फर्स्ट मॉडर्न वॉर भी कहते हैं। फर्स्ट मॉडर्न वॉर क्यों कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मॉडर्न वेपन्स यूज़ किए गए थे, जैसे मशीन गन्स यूज़ की गई थी, मशीन गन्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट। मतलब इसके पहले जो वॉर हुए ऐसा ग्रेट वॉर नहीं हुआ था। इसके पहले जो भी वॉर हुए हैं वो इस वॉर की तरह नहीं हुआ था, और जो भी वेपन्स यूज़ किए जाते थे वो इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, और इसमें केमिकल्स भी यूज़ किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत से केमिकल्स भी यूज़ किए गए थे। इस वजह से इसे क्या कहा गया है? फर्स्ट मॉडर्न वॉर कहा गया है। इसमें बहुत से लोगों की डेथ हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को मतलब क्या कहा जाता था कि दुनिया का सब ऐसा वॉर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, सबसे ज़्यादा जो लोगों की डेथ हुई है, बहुत से ज़्यादा लोग वॉन्डेड हुए हैं, ठीक है, मतलब उनके चोट लगी है या बहुत से लोगों की डेथ हुई है, वो किस में हुई है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। बहुत से ज़्यादा जगहें जो मतलब एरियाज़ हैं वो सब खराब हुए हैं किस वॉर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर्स देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों है, ठीक, रीज़न देखते हैं। तो पहला फैक्टर है डिवीज़न ऑफ यूरोप। यूरोप का डिवीज़न होने लगा म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस में। यूरोप का डिवीज़न क्यों होने लगा? मतलब मेनली ये वॉर कहाँ पर हुआ था? यूरोप में ही हुआ था। और भी कई जगहें थी, मतलब और भी कई कंट्रीज़ थी जिसमें साथ दी हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है तो कुछ कंट्रीज़ थी, एक मतलब कुछ कंट्री जो है वो साथ दे रही थी एक दूसरे के फेवर में, क्योंकि वॉर हुई है तो दो कंट्रियों के बीच में हुई है, दो ग्रुप के बीच में हुई है। तो कुछ कंट्री हैं जो फर्स्ट ग्रुप में साथ दे रही हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो सेकंड ग्रुप में साथ दे रही है, यूरोप कंट्रीज़ के अलावा, मतलब यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं उसके अलावा जो दूसरी कंट्री हैं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ यूरोप, यूरोप में डिवीज़न हुआ किसकी वजह से? म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस। म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से क्या पैक्ट साइन करती हैं, मतलब एक ट्रीटी साइन करती हैं कि अगर इन केस अगर हमारे ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो हम क्या करेंगे? तुम्हारी हेल्प करेंगे। जैसे ये एक कंट्री है, ठीक है, पहली, और ये दूसरी कंट्री है। ये हम 4 कंट्री लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। पहली और दूसरी एक दूसरे से ट्रीटी साइन करती हैं कि इन केस अगर थर्ड कंट्री या फोर्थ कंट्री फर्स्ट में अटैक करे या सेकंड में अटैक करे तो हम दोनों लोग मिल करके मतलब इनसे फाइट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट में ये दोनों कंट्री इसमें अगर अटैक करती है तो सेकंड साथ देगी, और इन केस अगर सेकंड में ये कंट्रियां अटैक करती हैं तो फर्स्ट कंट्री सेकंड का साथ देगी। मतलब क्या था? म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस, मतलब डिफेंस जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी मिलिट्री है उससे हेल्प करेंगे, जो वहाँ की आर्मी है, जो वेपन्स हैं, जो भी सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट या जो भी चीज़ें लड़ाई में यूज़ होंगी, जितनी हेल्प हो सकेगी हम क्या करेंगे? एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऐसे यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वो अलग अलग कंट्रियों से एक दूसरे से ये ट्रीटी साइन करने लगी। इससे क्या हुआ? सारी कंट्रीज़ तो एक दूसरे के साथ थी नहीं कि हम सब मिलकर एक साथ देंगे, तो इस वजह से क्या हो गया? डिवीज़न होने लगा। यूरोप की ही कंट्रीज़ हैं,
कुछ कंट्रीज़ अलग दूसरे कंट्रियों के साथ दे रही हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो दूसरे कंट्रियों के साथ दे रही हैं। तो इस वजह से क्या होने लगा, यूरोप का डिवीज़न होने लगा और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किनके बीच में ये अलायंसेस साइन किए गए। रशिया और सर्बिया के बीच में, यानी रशिया और सर्बिया के बीच में इस अलायंस बनाया गया, ट्रीटी साइन की गई कि अगर रशिया और सर्बिया क्या कह रहा कि हमारे ऊपर अगर कोई भी कंट्री अटैक करती है, अगर सर्बिया के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो रशिया साथ देगी सर्बिया का, और इन केस अगर रशिया पर दूसरी कंट्री अटैक कर रही है तो सर्बिया साथ देगी। मतलब अगर कोई भी कंट्री अटैक कर रही है तो हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। सेम वैसे ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में ये हुआ। ठीक है, डिफेंस अलायंसेस बनाया गया। फ्रांस और रशिया के बीच में, ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के बीच में। अब इससे क्या हो गया कि ये अब रशिया और सर्बिया मतलब एक हो गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक हो गए, फ्रांस, रशिया एक हो गए, और ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम ये क्या हो गए, ये एक हो गए। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया कि यूरोप का डिवीज़न होने लगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है तब एक साइड में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया एक साइड में थे और ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली और जर्मनी ये दूसरे साइड में थे। मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एक साथ हो गए, ये तीनों कंट्री एक साथ हो गई, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और इटली ये एक साथ हो गई और ये इनसे लड़ाई कर रही हैं, और ये कंट्रीज़ जो है वो इन कंट्रियों से लड़ाई कर रही हैं। ठीक है, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस किसे कहते हैं? ये डिफेंस जो सिस्टम है, मतलब ये जो डिफेंस अलायंसेस जो ट्रीटी साइन कर रहे थे, तो सबसे पहले तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक हुए। जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के साथ मतलब साइन किए कब? 1879 में। 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी दोनों लोग साइन किए। इसके बाद इटली जो है 3 साल बाद यानी 1882 में इटली भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, इटली भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ इंक्लूड हो गया, तो इसे क्या कहा जाने लगा? ट्रिपल अलायंस कहा जाने लगा। समझ आया ट्रिपल अलायंस क्या है? कि पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी साथ थी, इसके बाद जब इटली ऐड हो गया, जब इटली इसमें इंक्लूड हो गया जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ, तब से इसे ट्रिपल अलायंस कहते हैं। फिर है ट्रिपल अलायंस को अपोज करने के लिए, ट्रिपल अलायंस को अपोज करने के लिए ट्रिपल इंटेंट बना। ट्रिपल इंटेंट बनाया गया, मतलब जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के अपोजिशन में जो कंट्रीज है, अब क्या देखिए जो अपोजिशन में कंट्री है कि इन्होंने क्या बना लिया? ट्रिपल अलायंस बना लिया। ये तीनों कंट्री मिलकर क्या बना ली? ट्रिपल अलायंस। मतलब ये तीनों क्या हो गई? एक हो गई। तो इसके अपोजिशन में जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या बना लिया? ट्रिपल इंटेंट। कब? 1907 में। कौन कौन सी कंट्री है इसमें? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ठीक है, मतलब इस चीज़ के लिए कि ट्रिपल अलायंस में ये तीनों क्या हो गई? ये कंट्रियाँ एक हो गई। तो अब हम भी 3 कंट्रियों का ग्रुप बना लेते हैं जिससे हम इन कंट्रियों का ऑपोजिशन कर सके, इनसे लड़ सके। समझ आया? ट्रिपल इंटेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये कब बना? 1907 में। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। समझ आया? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला फैक्टर है डिवीजन ऑफ यूरोप। धीरे धीरे क्या होने लगा कि यूरोप का डिवीजन होने लगा, जिससे बाद में क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। समझ आया? सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, और भी कई फैक्टर्स हैं, तो उसे हम आगे देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर है इम्पेरियलिज्म। सेकेंड फैक्टर क्या है? इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मतलब क्या होता है कि कोई कंट्री जो है
वो दूसरी कंट्री पर कंट्रोल करके अपनी वेल्थ को, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। अब दूसरी कंट्री को अगर अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो जो उस कंट्री में लोग रह रहे हैं वो भी उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक तो उसकी पावर बढ़ी, दूसरा दूसरी कंट्री में जो वेल्थ थी वो भी अब किसके कंट्रोल में आ गई, जिस कंट्री ने उस कंट्री पर कब्जा किया है। ठीक है, तो हर कंट्री क्या करना चाह रही थी, यूरोप में और बड़ी कंट्री बनाना चाहती थी। इंपीरियलिज्म मतलब ही क्या है कि कोई कंट्री जो है वो अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को क्या कर रही है, इंक्रीज करना चाहती है। ठीक है, when a country increases its power and wealth by bringing additional territories under its control, मतलब क्या है कि कोई कंट्री अपनी पावर को बढ़ाना चाह रही है, अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाह रही है। कैसे बढ़ाना चाह रही है, किसी दूसरी कंट्री पर, किसी दूसरी कंट्री के टेरिटरी पर कंट्रोल करके, मतलब कब्जा करके। ठीक है, जैसे ये कंट्री है और इस कंट्री में कई टेरिटरीज हैं, इस कंट्री में कई टेरिटरीज हैं, तो ये यहाँ जो कंट्री है वो क्या करना चाह रही है कि हम इस टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लें या इन दोनों टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लें। तो जितनी ज़्यादा टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करेंगे उतनी ही उनकी पावर बढ़ेगी, उतनी ही वहाँ की वेल्थ बढ़ेगी, मतलब उतना ही ज़्यादा पैसा क्या होगा, इनके कंट्रोल में आएगा। ये क्लियर हुआ इंपीरियलिज्म मतलब ये है। अब हर कंट्री चाह रही है, अब मान लीजिए कि ये कंट्री क्या है, इस कंट्री पर रॉ मटेरियल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर वेल्थ ज़्यादा होगा। इस कंट्री पर पहली कंट्री भी इसको अपने अंडर लाना चाह रही है, जो दूसरी कंट्री है वो भी इसको अपने अंडर लाना चाह रही है, तीसरी कंट्री वो भी लाना चाह रही है। तो इससे क्या होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। यही क्या हुआ कि जब धीरे धीरे पूरे यूरोप कंट्रीज़ में इंपीरियलिज्म बढ़ने लगा, मतलब हर कंट्रीज़ अपनी पावर को, अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री पर, दूसरी टेरिटरी पर कंट्रोल करने लगी, उसके अपने अंडर रखने लगी। तब वो भी एक फैक्टर है। जब कंट्री की पावर और वेल्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कंट्री क्या हो जाएगी, और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अफ्रीका एंड एशिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले एक बार क्या हुआ, अफ्रीका और एशिया भी क्या चाह रही थी, यूरोप नेशन में टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करना चाह रही थी। ठीक है, कब, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि यूरोपियन जो नेशन है इसमें यहाँ पर रॉ मटेरियल्स जो हैं वो ज़्यादा पाया जाए, जो रॉ रिसोर्स है, रॉ मटेरियल का रिसोर्स जो है वो ज़्यादा कहाँ पर पाया जा रहा है, यूरोपियन में। इसलिए अफ्रीका और एशिया भी यहाँ पर यूरोपियन नेशन को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है, और क्या है कि यूरोपियन नेशन में पूरा नेशन जो है वो क्या करने लगा, एक दूसरे टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करने लगा। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन अपने अंडर में किसे कर लिया था, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम और पोर्तुगल को। ठीक है, ब्रिटेन अपनी मतलब जो कंट्रोल की पावर है, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किस किस कंट्री को अपने अंडर में कर लिया, टेरिटरी को, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम और पोर्तुगल। समझ में आया, ये क्या हो गया, ये इंपीरियलिज्म हो गया। थर्ड फैक्टर देखते हैं, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, मतलब नेशनलिज्म मतलब है कि अपने नेशन को दूसरे नेशन के कंपैरिजन में क्या दिखाना, कि हमारा नेशन क्या है, जो दूसरी कंट्री है उससे ये दिखाना कि हमारा नेशन जो है वो बहुत पावरफुल है, सामने वाली कंट्री से हमारा नेशन क्या है, बहुत पावरफुल है, उससे ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, यानी और उससे ज़्यादा यहाँ पर मॉडर्न है, मतलब जो मशीनरी उनके उस कंट्री के पास नहीं, वो मशीनरी हमारे पास है,
उनके पास 1000 मिलिट्री है, मतलब मिलिट्री में लोग हैं, तो हमारे यहाँ 2000 है। मतलब ये सब क्या है, एक तरह से कंपैरिजन करना कि हमारा जो नेशन है वो उस नेशन से क्या है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। Slavic people in Bosnia and Herzegovina to no longer be a part of Austria-Hungary but instead be a part of Serbia. बोस्निया और हर्जेगोविना के जो स्लाविक पीपल हैं, बोस्निया और हर्जेगोविना के जो स्लाविक पीपल हैं वो क्या मतलब डिज़ायर कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अब ऑस्ट्रिया हंगरी का ज़्यादा दिन तक मतलब उनका पार्ट नहीं बन पाएंगे, और किसका पार्ट बनने जा रहे हैं, सर्बिया का। मतलब कि स्लाविक पीपल कहाँ के थे, मतलब स्लाविक पीपल ऑस्ट्रिया हंगरी के थे, तो बोस्निया और हर्जेगोविना के वहाँ पर भी स्लाविक पीपल थे। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जो स्लाविक पीपल है अभी तक क्या था, ऑस्ट्रिया हंगरी में था, अब ये किसके पास चला जाएगा, सर्बिया के पास। समझ आ रहा है कि स्लाविक पीपल अब किसके पास जा रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी से सर्बिया के पास जा रहे हैं। प्रूव देयर पावर एज मिलिट्री स्ट्रेंथ, अपनी पावर को प्रूव करना, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो उनकी पावर है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उनकी, उसको प्रूव करना कि तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे नेशन से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा मिलिट्री की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है तुम्हारी कंट्री से। ठीक है। नेक्स्ट है, इटली वांटेड टू गेट बैक ट्रेंटन एंड ट्रिस्टी फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आ गया था क्या, कौन सी टेरिटरी, ट्रेंटन और ट्रिस्टी। पहले किस में था, ट्रेंटन और ट्रिस्टी इटली में था। ये टेरिटरी जो है ये दोनों इटली के अंडर में थी। फिर किसने कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद इटली क्या हुआ कि इटली फिर से चाहने लगा कि हम ट्रेंटन और ट्रिस्टी को ऑस्ट्रिया से वापस ले लें। ठीक है। सेम ऐसे ही फ्रेंच में जो फ्रेंच के लोग थे, यानी फ्रांस के जो लोग थे, वो एल्सेक और लोरेन को वापस चाहते थे जर्मनी से। ये भी क्या है, ये दोनों टेरिटरी हैं। पहले एल्सेक और लोरेन टेरिटरी किसके अंडर में थी, फ्रांस के। किसने कब्जा कर लिया, जर्मनी में, जर्मनी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जर्मनी क्या चाह रही थी कि हम वापस फिर फ्रांस के लोग क्या चाह रहे थे कि हम जर्मनी से वापस अपनी टेरिटरी को, एल्सेक और लोरेन को हम अपने पास ले लें, अपने अंडर ले लें। ठीक है। ये क्या है, नेशनलिज्म। मतलब ये क्या हुआ कि अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करने लगे, जैसे ऑस्ट्रिया के अंडर में थे ट्रेंटन और ट्रिस्टी। ठीक है। मतलब ऑस्ट्रिया ने लड़ाई करके, इटली से लड़ाई करके ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया उस पर, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो कोई कंट्री अपनी टेरिटरी को दूसरी कंट्रियों को नहीं देगी। तो जब इटली फिर से मतलब अपने वापस लेने लगी ट्रेंटन और ट्रिस्टी को, तो उससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में लड़ाई होने लगी। ठीक है। ऑस्ट्रिया देना नहीं चाह रही थी इटली को, और इटली इस टेरिटरी को वापस लेना चाह रही थी। ये सब भी रीज़न है किसके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। यहाँ तक क्या हुआ, मतलब फिर इसके बाद जब ये सब चीज़ें होने लगी, नेशनलिज्म होने लगा, यूरोप का डिवीज़न होने लगा, इम्पीरियलिज्म होने लगा, तो धीरे धीरे किधर मूव होने लगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। क्योंकि सभी लोग के अंदर, मतलब सब लोग क्या हो गए थे, एग्रेसिव हो गए थे। क्यों हो गए थे, कोई किसी की कंट्री को ले रहा है, ठीक है, किसी के वहाँ के आर्मियों को ले रहा है, कोई किसी की जो वहाँ के रॉ मटेरियल्स हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज, उसको अपने अंडर में ले रहा है। तो ये सब चीज़ें से क्या होने लगी, वॉर की तरफ ये मूव होने लगा। ठीक है। इसे नोट कर लिए। हम फोर्थ फैक्टर देखते हैं इसका। नेक्स्ट है
साराजेवो क्राइसिस। साराजेवो क्राइसिस क्या है? ये क्राइसिस जो है ये इमीडिएट कॉज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ है? साराजेवो क्राइसिस। इसके पहले जो भी इम्पेरियलिज्म हुआ, नेशनलिज्म हुआ, मतलब ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था। जो इमीडिएट कॉज है, मतलब वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो स्टार्ट कब हुआ और किस वजह से हुआ, ये देखते हैं। किस वजह से हुआ? असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड हेयर टू ऑस्ट्रियो-हंगेरियन थ्रोन। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की क्या कर दिया गया? इनका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। इस वजह से असैसिनेशन मीन्स इनकी हत्या कर दी गई है। इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड हेयर थे, मतलब हंगेरियन थ्रोन, मतलब ऑस्ट्रियो हंगेरियन के क्या बनने वाले थे? एक तरह से कह ले राजा बनने वाले थे, ठीक है। समझ आया कि जो उस टाइम पर ऑस्ट्रियो हंगेरियन में जो उस टाइम पर थ्रोन जिसके पास था, मतलब जो वहाँ के राजा थे, उसके बाद कौन आने वाले थे? आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड आने वाले थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड कहाँ गए? अपनी वाइफ के साथ वो जा रहे थे, कहाँ पर? साराजेवो बोस्निया में। साराजेवो बोस्निया जो है ये ऑस्ट्रो हंगेरियन का ही पार्ट है, मतलब ये प्लेस है, कहाँ की है ये? ऑस्ट्रो हंगेरियन की ही ये प्लेस है साराजेवो बोस्निया, जहाँ पर आर्कड्यूक फ्रांस जो है अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर कार से जा रहे थे, ठीक है। मतलब ऐसे ही सारी चीज़ों को देखने के लिए जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तब उनको 28 जून 1914 को सर्बियन सोसाइटी के एक कौन थे? गैवरिलो प्रिंसेप। एक इंसान, मतलब एक आदमी का नाम है, क्या है? गैवरिलो प्रिंसेप। कहाँ के थे ये? सर्बियन सोसाइटी के थे, मीन्स सर्बिया से थे। और ये ब्लैक हैंड में शामिल थे। ये क्या है? ये एक कम्युनिटी है। ब्लैक हैंड जो है एक कह लीजिए पार्टी है, सोसाइटी है, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, गैवरिलो प्रिंसेप, ठीक है। 28 जून 1914 को जब आर्कड्यूक फ्रांस अपनी वाइफ के साथ साराजेवो बोस्निया में मूव कर रहे थे, मतलब जा रहे थे सारी चीज़ों को देखते हुए, तब गैवरिलो प्रिंसेप ने क्या कर दिया? उनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो उनके हत्या होने से क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब ये कहाँ के थे? मतलब ऑस्ट्रियो हंगेरियन अब किसके अगेंस्ट में हो गया? सर्बिया के, क्योंकि गैवरिलो सर्बिया का ही था। गैवरिलो कहाँ का था? सर्बियन सोसाइटी का था। इस वजह से ऑस्ट्रियो हंगेरियन ने किस पर अटैक किया? सर्बिया में। सर्बिया पर वॉर हुआ, मतलब वॉर होने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम सर्बिया के साथ क्या करेंगे? वॉर करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्बिया ने क्या किया है? जो यहाँ पर ऑस्ट्रियो हंगेरियन में जो आगे राजा बनने वाला था उसकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ऑस्ट्रियो हंगेरियन ने सर्बिया पर अटैक किया। अब क्या होने लगा? अब जो म्यूचुअल डिफेंस अलायंस थे, जो एक दूसरे से साइन किए थे कि अगर हमारे साथ कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तो वही चीज़ अब होने लगी कि जो सर्बिया के साथ जो कंट्री थी वो सर्बिया के साथ आ गई, और जो ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ कंट्रीज थी वो उनके साथ चली गई, ठीक है। ऑस्ट्रो हंगरी ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया कि हम सर्बिया से वॉर करेंगे। ऑस्ट्रो हंगरी क्या कह रही है कि हम सर्बिया से वॉर करेंगे। कब कहिए? 28 जुलाई
14 को, और यहाँ से वॉर स्टार्ट हो गई। यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। और सर्बिया जर्मनी, सर्बिया किसके साथ थी? जर्मनी के साथ, मतलब सर्बिया का साथ कौन दे रहा था? जर्मनी। ठीक है, सर्बिया और जर्मनी वॉर किससे डिक्लेयर कर दी? रशिया के साथ। समझ आया कि सर्बिया के साथ वॉर किसने डिक्लेयर किया? ऑस्ट्रो हंगरी ने। और रशिया से वॉर किसने डिक्लेयर कर दिया? सर्बिया और जर्मनी में। ये क्लियर हुआ? धीरे धीरे ऐसे ही कंट्रीज क्या होती गई? मिलती गई और लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। सारी कंट्रियों, पूरे यूरोपियन कंट्री, पूरे जो यूरोप में कंट्रीज थी, जो नेशन था, वहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड पूरी तरह से फैल गया था। और जो यूएसए था वो किसी भी कंट्री का साथ नहीं दे रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो, जैसे ये कंट्री है और ये, मतलब ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, तो ए कंट्री और बी कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है तो यूएसए दोनों का साथ दे रहा था। मतलब कोई एक कंट्री का साथ नहीं दे रहा था कि हम ए कंट्री का साथ दे रहे हैं या फिर यूएसए जो है वो बी कंट्री का साथ दे रही है। ठीक है, वो कैसे? वो दोनों का साथ दे रही थी। अगर ए को, अब यूएसए के पास क्या था? वेपन्स ज़्यादा थे, मशीनरी ज़्यादा थी, गन्स ज़्यादा थे, जो टैंक्स वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट, मतलब ये सब जो मशीनरी थी, जो वेपन्स थे वो ज़्यादा थे यूएसए के पास। तो अगर ये कंट्री खरीदना चाह रही है तो यूएसए इसे बेच रही है, और अगर ये बी कंट्री खरीदना चाह रही है तो वो यूएसए जो है वो इन्हें बेच रही है। ठीक है, वो किसी एक ग्रुप के साथ नहीं थी। समझ आया? मतलब मेन जो कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का वो क्या था? आर्कड्यूक फ्रांस के असैसिनेशन से, उनके मर्डर से। समझ आया? और किसने किया था? गैब्रिलो प्रिंसेप ने किया था। क्लियर हुआ ये? इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो अब एंड कैसे हुआ? वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन करके क्या हुआ? जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल में साइन कर दिया गया, ये ट्रीटी है, तब क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया था, एंड हो गया था उसका। वॉर एंडेड बाय साइनिंग दिस ट्रीटी ऑन 28 जून 1919 इन हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल को कहाँ पर साइन किया गया? हॉल ऑफ मिरर में, वर्साइल में। वर्साइल में हॉल ऑफ मिरर है, वहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन कर दिया गया है। कब? 28 जून 1919 को। और इस दिन ऑफिशियली तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था। किस ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ वर्साइल से। मोटिवेशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वर्साइल की मतलब जो ट्रीटी बनाई गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? मतलब इसको अगर ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया जा रहा है तो इसके पीछे क्या थी? इसकी थिंकिंग क्या थी इसको बनाने के लिए? फ्रेंच वांटेड टू डिसमेंबर जर्मनी। फ्रेंच क्या चाहती थी कि जर्मनी को इस ट्रीटी में, इस ट्रीटी से क्या कर दिया जाए? डिसमेंबर कर दिया जाए, मतलब जर्मनी को मेंबर ना बनाया जाए। ठीक है, जर्मनी साइंड द ट्रीटी। और पहले तो ये कहे, फ्रेंच क्या कर रही थी कि जर्मनी को डिसमेंबर कर दिया जाए, इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में इसको मेंबर ना बनाया जाए। डिसमेंबर क्यों करना चाहती थी? कि फ्रेंच जो है, फ्रेंच चाह रही थी कि जो जर्मनी है वो दोबारा से क्या करे? लड़ाई, फ्रेंच से लड़ाई करना इम्पॉसिबल हो जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी क्या हो गई थी? हार गई थी। जर्मनी हार गई थी, इसलिए जब ये हार गई तो मतलब फ्रेंच क्या चाह रही थी कि हम अगर डिसमेंबर नहीं बनाते हैं, मतलब इसको मेंबर हम नहीं बनाएंगे, तो क्या करेगी? फ्रेंच के खिलाफ, फ्रेंच के अगेंस्ट में जर्मनी वॉर
जर्मनी के लिए वॉर करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। और जर्मनी के साथ और जो अमेरिका थी और रशिया, मतलब ये कोई बहाना नहीं चाहते थे फिर से वॉर का, क्योंकि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था, बहुत से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे, बहुत से ज़्यादा रिसोर्सेज का इसमें नुकसान हुआ था। तो इससे क्या अमेरिका और रशिया ये नहीं, मतलब कोई भी बहाना नहीं चाहती थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहती थी कि ऐसी चीज़ें हों जिससे फिर से ये वॉर क्या हो, स्टार्ट हो जाए। ठीक है। जर्मनी हार गई थी, तो जर्मनी से क्या कहा गया कि तुम्हारे पास क्या सिर्फ 2 चॉइस हैं, या तो ट्रीटी पे साइन कर दो या तो फिर से क्या करो, लड़ाई करो। क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि जर्मनी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, जर्मनी जो है वो हार गई थी, इसके पास मिलिट्री पावर भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत से कम लोग बचे थे इसका साथ देने के लिए जर्मनी का, वेपन्स भी ख़त्म हो गए थे। मतलब क्या है, जर्मनी बहुत वीक हो गई थी, अब ये लड़ाई दोबारा से नहीं कर सकती थी। ठीक है। इसलिए इसके पास 2 चॉइस रखा गया कि या तो तुम ट्रीटी में साइन कर दो, ट्रीटी में साइन कर दो, और या फिर से लड़ाई करो, फिर से फाइट करो। ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया, ट्रीटी पर साइन कर दिया। जर्मनी ने ट्रीटी पर साइन कर दिया कि ये लड़ाई क्या होती है, ये ख़त्म करते हैं, हम इस वॉर को हम ख़त्म करते हैं। यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर साइन करने से ख़त्म हो गई। समझ आया? प्रोविजंस क्या है, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल में था क्या, जर्मनी ने साइन किया, जर्मनी ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया, साइन किया। तो इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में प्रोविजंस क्या क्या थे, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई थी जर्मनी के लिए। जर्मनी एज द चीफ इंस्टिगेटर, कि जर्मनी क्या है, मतलब सब लोग क्या कह रहे थे कि जर्मनी क्या है, यही एक क्या है कि मतलब जर्मनी की ही वजह से लड़ाई हुई है। जर्मनी इंस्टिगेटर है, मीन्स जो भड़काने वाला है, इस वॉर को स्टार्ट करने वाला है, वो कौन है, जर्मनी है। क्यों? क्योंकि मतलब सर्बिया का था जिसने उन प्रिंसेप थे जो उन्हें मारे थे, फर्डिनेंड को मारे थे। तो सर्बिया का साथ किसने दिया था, जर्मनी ने दिया था। भाई सर्बिया जर्मनी एक थे। तो जर्मनी को क्या कहा गया कि जर्मनी ही क्या है, जर्मनी ही इस वॉर का मेन रीज़न है। ठीक है। जर्मनी की वजह से ही ये वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उसको ये कहा गया कि तुम ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ है। समझ आया? फिर है और क्या कहा कि जो कुछ एरियाज जो है वो बेल्जियम, स्लोवेकिया और पोलैंड को देने के लिए कह दिए, कि जर्मनी के प्लेसेस को दूसरी कंट्रियों को देने के लिए इस ट्रीटी में था। क्या था कि जर्मनी बेल्जियम को क्या देगी, यूपेन मैलमेडी। यूपेन मैलमेडी जो जगह है जर्मनी में, उसमें क्या है कि बेल्जियम को ये जगह किसे दे दी जाए, बेल्जियम को। यूपेन मैलमेडी बेल्जियम को दे दी जाए। कौन देगा, जर्मनी देगा। और हल्स्टिन डिस्ट्रिक्ट किसे दे दिया जाए, चेकोस्लोवाकिया को। और पोलैंड को क्या क्या दे दिया जाए, पोसेन, वेस्ट प्रशिया और अपर सिलेशिया। ठीक है। जर्मनी हार गई थी, बहुत वीक थी, इसलिए उसकी हर एक बातों को, मतलब जो सामने इस ट्रीटी में लिखा था, उस हर बातों को मानना पड़ा, क्योंकि ट्रीटी में जर्मनी ने क्या कर दिया था, साइन कर दिया था, क्योंकि अब वो वॉर नहीं कर सकती थी। वो अब उसके पास, जर्मनी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो वापस से लड़ाई कर सके। लड़ाई, इस वॉर को ख़त्म करना ही क्या है, बेटर होगा। ठीक है। मतलब बेल्जियम को यूपेन मैलमेडी दे दिया, चेकोस्लोवाकिया को हल्स्टिन डिस्ट्रिक्ट और पोलैंड को पोसेन, वेस्ट प्रशिया और अपर सिलेशिया, ये एरियाज़ को दे दिया गया। फिर है
रिटर्न टू फ्रांस, फ्रांस को क्या रिटर्न किया? एल्सेक एंड लोरेन, एल्सेक एंड लोरेन को फ्रांस को रिटर्न कर दिया। अब फ्रांस को रिटर्न करना मतलब कि एल्सेक और लोरेन जो है वो पहले किसके पास था? ये किसका पार्ट था? फ्रेंच का ही पार्ट था, यानी फ्रांस का ही पार्ट था। जब 1871 में फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ, फ्रैंको प्रशियन वॉर कब हुआ? 1871 में हुआ, जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ। तब जर्मनी जीत गई थी और जर्मनी ने इन दो टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया था। किन टेरिटरीज को? एल्सेक और लोरेन को, ठीक है, इस प्रशियन वॉर में। फिर जब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई तो इस ट्रीटी के थ्रू फ्रांस को रिटर्न करना पड़ा। मतलब जर्मनी ने फ्रांस को दे दिया क्या? एल्सेक और लोरेन को वापस से रिटर्न कर दिया। समझ आया? फिर है प्रोवाइड पोलैंड विद पोर्ट सिटी ऑफ डांजिंग विद पॉपुलेशन। और क्या जर्मनी से कहा गया इस ट्रीटी में? और क्या प्रोविजंस थे? कि पोलैंड को पोर्ट के साथ, मतलब पोलैंड को क्या दे दिया जाए? एक पोर्ट दे दिया जाए। जर्मनी का एक पोर्ट, कौन सा पोर्ट? सिटी ऑफ डांजिंग। सिटी ऑफ डांजिंग क्या है? ये एक पोर्ट है, ठीक है। तो इसे किसे दे दिया जाए? पोलैंड को दे दिया जाए। और जितनी इसमें पॉपुलेशन है, सिटी ऑफ डांजिंग में जितनी पॉपुलेशन है वो भी दे दिया जाए, मतलब पोर्ट भी दे दिया जाए और पोर्ट के साथ साथ उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो पॉपुलेशन भी सारी किसके कंट्रोल में हो जाए? पोलैंड के अंडर आ जाए, ठीक है। ये हो गया। दूसरी डिमांड क्या थी? डिमांडेड डीमिलिटराइजेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ रेहनलैंड। ये जो रेहनलैंड है, ये रेहनलैंड किसका पार्ट है? जर्मनी का पार्ट है। और इस ट्रीटी के थ्रू क्या करना चाह रहे थे कि जर्मनी से हम क्या करेंगे? रेहनलैंड को ले लेंगे, रेहनलैंड दूसरे कंट्रियों के कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। और डिमांडेड डीमिलिटराइजेशन, डीमिलिटराइजेशन मतलब कि जर्मनी में मिलिट्रीज नहीं होंगी, मिलिट्री को ख़त्म कर दिया जाए, और रहेंगी तो एक बहुत ही मतलब कम लोग रहेंगे उस मिलिट्री में, ठीक है। उसको भी फिक्स कर दिया गया था, उसे हम आगे देखते हैं। समझ आया कि मतलब इसलिए ऐसा कहा कि हम क्या करेंगे? इनसे बहुत कंट्रीज ले लेंगे, जर्मनी की मिलिट्री को ख़त्म कर देंगे तो ये जर्मनी और क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। रेहनलैंड को भी अपने कब्जे में कर लिए थे। ये प्रोविजंस हैं, इसे नोट करिए। हम और प्रोविजंस देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के। नेक्स्ट प्रोविजंस हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल के। कोल माइंस ऑफ सार अंडर फ्रेंच फॉर 15 ईयर्स। और जर्मनी की जो प्लेस है सार, ये क्या है? ये कोल माइंस है। जर्मनी में ये प्लेस है सार, यहाँ पर कोल माइंस है। तो फ्रेंच क्या कहे, मतलब इस ट्रीटी में क्या था कि कोल माइंस जो है वो फ्रेंच के अंडर में होगी। कितने साल तक? 15 सालों तक, 15 ईयर्स तक ये कोल माइंस, सार की कोल माइंस किसके अंडर में होगी? फ्रेंच के अंडर में होगी। मतलब जो भी कोल निकलेगा वो सब किसके पास जाएगा? फ्रेंच के पास जाएगा। जर्मन आर्मी, अब इसमें इस ट्रीटी में और क्या था कि जो जर्मन की आर्मी है उन सबको लिमिटेड कर दिया गया, कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसकी, जो डिफेंस पावर है उस जर्मनी का, उसको क्या कर दिया गया? लिमिटेड कर दिया गया। क्या? कि जर्मन आर्मी में सिर्फ 1 लाख मैन ही रहेंगे। सिर्फ कितने? 1 लाख मैन ही सिर्फ रहेंगे। रेस्ट्रिक्टेड नेवी टू वेसल्स अंडर 1 लाख टन्स। और जो वेसल्स, मतलब नेवी में वेसल्स जो है, जो नेवी में जो शिप्स यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ें नेवी में यूज़ करते हैं, ठीक है, शिप्स, तो वो किससे? 1 लाख टन से कम की नहीं होनी चाहिए। 1 लाख टन से जो भी कम की वेसल्स हैं उन सबको क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। उस पर भी बैन लगा दिया, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया।
कि 1 लाख टन्स के जो नीचे वेसल्स हैं वो नहीं होंगी। ठीक है। बैन ऑन सबमरीन्स, सबमरीन्स पर बैन लगा दिया कि जर्मनी जो है वो सबमरीन्स का यूज़ नहीं करेगी, सबमरीन्स ना तो बनाएगी और ना ही जो है सबमरीन्स उनका मेंटेनेंस करवाएगी। सेम एयरफोर्स, एयरफोर्स को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया जर्मनी में। ठीक है। आर्टिकल 231, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में 15 पार्ट्स हैं जिसमें 440 आर्टिकल हैं। ठीक है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल हैं, तो इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या है, 15 पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स के अंदर कितने 440 आर्टिकल हैं। टोटल 440 आर्टिकल और 15 पार्ट्स हैं। ठीक है। तो उसमें से एक आर्टिकल है 231 जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहते हैं। वॉर गिल्ट क्लॉज क्यों कहते हैं, मतलब इस आर्टिकल में ये है कि जर्मनी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब ये जर्मनी एक्सेप्ट करे कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो जर्मनी है। ठीक है। आर्टिकल 231 में है कि जर्मनी एक्सेप्ट करे कि इस वर्ल्ड वॉर का रिस्पॉन्सिबल कौन है, जर्मनी है। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिलिएटिंग था जर्मनी के लिए वो ये आर्टिकल 231 था। मतलब ह्यूमिलिएटिंग मतलब अपमान था एक तरह से। ठीक है। बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि इस चीज़ को हमें क्या एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, मतलब इसको एक्सेप्ट करना कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, इतना ग्रेट वॉर हुआ है, वो जर्मनी की वजह से हुआ है। इतना जो भी नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जर्मनी की वजह से हुआ है। ठीक है। और मतलब ये जो आर्टिकल 440 आर्टिकल थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, पे 6,600 मिलियन पाउंड्स टू फ्रांस एंड बेल्जियम। और इसमें क्या कहा था कि जर्मनी 6,600 मिलियन पाउंड्स फ्रांस और बेल्जियम को क्या करेगी, पे करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसका ये कहना था कि फ्रांस और बेल्जियम में जो भी लड़ाई जब हुई है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो जितना भी नुकसान हुआ है उसका पेमेंट कौन करेगा, जर्मनी करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि सब क्या कह रहे हैं कि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है इस वॉर का, तो जर्मनी ही पेमेंट करेगी। जितना भी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ों का नुकसान हुआ है, उसका पेमेंट कौन करेगा, जर्मनी करेगी। ठीक है। ये जो है ये पॉइंट की जर्मनी पेमेंट करेगी, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल में नहीं था। बाद में, मतलब जब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी तब ये पॉइंट नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है। और मतलब ये जो पे करना था जर्मनी को, ये इतना, और जर्मनी बहुत वीक हो गई थी, जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था, मतलब एक तरह से कह लो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि उसकी जो वेल्थ थी वो बहुत ही कम हो गई थी। ठीक है। समझ में आया। तो इसको ये पेमेंट, मतलब जो आखिरी पेमेंट हुआ है जर्मनी ने किया है, वो 2010 में किया है। मतलब 2010 में जा कर के इसने जर्मनी ने पूरी पेमेंट की है, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पूरे यूरोपियन नेशन में ये वॉर हुआ था। और ये वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो बहुत ग्रेट वॉर था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जितना भी नुकसान हुआ था उसके रिस्पॉन्सिबल किसे मान लिए थे लोग, जर्मनी को। इस वजह से जर्मनी से ही सारी पेमेंट लिए। ठीक है। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको किस लिए बनाया गया था, वर्ल्ड के पीस के लिए, कि वर्ल्ड में क्या शांति बनी रहे, ऐसी वॉर दोबारा ना हो, इस वजह से इस लीग ऑफ नेशन को बनाया। इंटरनेशनल, ये एक क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लीग ऑफ नेशन में क्या है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो जाकर कहाँ पर जाए, लीग ऑफ नेशन में जाए। ठीक है। उसका सोल्यूशन वो निकालेगी
कौन? लीग ऑफ नेशन। इससे क्या होगा? वर्ल्ड में शांति बनी रहेगी और इसीलिए इस नेशन को बनाया गया था, मतलब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था कि दोबारा से ऐसा वॉर ना हो। ठीक है, समझ आया? ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं? यहाँ तक क्या था? प्रोविजंस। अब जो भी टेरिटरीज थी सब क्या हो गई थी? सब इधर उधर हो गई थी। ऑस्ट्रियो हंगेरियन टेरिटरी जो था वो पूरी तरह, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया था? खत्म हो गया था। ठीक है। जर्मन एंड रशिया लॉस्ट ईस्ट यूरोपियन। जर्मन और मतलब जर्मनी और रशिया जो है वो अपनी बहुत सी टेरिटरीज को खो चुकी थी। मतलब ईस्ट यूरोपियन में जितनी भी टेरिटरीज थी वो सारी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। ठीक है, सब इनके कंट्रोल से बाहर थी। फिनलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये कुछ नए टेरिटरीज बनाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सी टेरिटरीज खत्म हो गई थी, इस वजह से कुछ नए टेरिटरीज को बनाया गया, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट किया गया। समझ में आ गया? ये क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसे नोट कर लीजिए। चैप्टर 11 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।